अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुक़द्दस है और मैं आपको पढ़ाऊँगी सेल्स। अभी सबसे पहले मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊँगी, पिक्चर्स दिखाऊँगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहले जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग का मेन बिल्डिंग ब्लॉक ईंट होती है, बिल्कुल वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उन सब का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग यूनिट है, वो सेल्स होते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, फिर चाहे वो ह्यूमन्स हों, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, उन सब का ही मेन बिल्डिंग यूनिट सेल्स होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, यानी कि अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट एक्सेट्रा। वैसे जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। उनमें आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहली एग्जांपल है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है, तो ये देखें, इसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। सेकेंड इज एसिटाबुलेरिया एंड थर्ड इज जाइंट अमीबा। अब ये देखें, ये एक स्लाइस ऑफ कॉर्क है अंडर माइक्रोस्कोप एंड दीज वर द फर्स्ट सेल्स टू बी इन्वेंटेड। इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल होती है, मिडिल लैमेला होता है, ठीक है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, अब यहाँ पे ना ग्रीन कलर में दिखाई हुई है। यूजुअली सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, ब्लू कलर में, ठीक है। जो प्राइमरी सेल वॉल है जो ग्रीन कलर में है, ये जो रेड कलर में सेल मेम्ब्रेन है इसके बिल्कुल पास होती है। और जो ऑरेंज कलर में है मिडिल लैमेला, ये डिफरेंट सेल्स की जो प्राइमरी सेल वॉल है इनको जोड़ के रखती है, जैसे सीमेंट के तौर पे काम करती है, ठीक है। कुछ सेल्स जैसे कि जाइलम सेल्स होते हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है एट द इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। अब इसमें देखें, जो नीचे येलो कलर में है ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर है प्राइमरी सेल वॉल और ऊपर है मिडिल लैमेला, ठीक है। वो जो प्राइमरी सेल वॉल है ये बनी होती है फ्रॉम सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अब सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है इन अ क्रिस क्रॉस मैनर, जो कि प्राइमरी सेल वॉल को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। अब इस डायग्राम में भी देखें, जो इनर लेयर है येलो कलर की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाद ब्राउन में सेकेंडरी सेल वॉल है जो कि कुछ सेल्स में होती है। फिर प्राइमरी वॉल है जो कि ग्रीन कलर में है और इस प्राइमरी वॉल को जो चीज़ जोड़े रखी हुई है इन डिफरेंट सेल्स, वो है मिडिल लैमेला। इसके बाद हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ अ बाय लिपिड लेयर, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें एक ऊपर येलो कलर की लेयर है और एक नीचे है, ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं। अब इसमें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। वैसे तो आपको प्रोटीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो आप सिर्फ वैसे ही इसको देख लो, ठीक है। ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा जो ऊपर पिंक कलर में हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हैं इन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच्ड हैं इन्हें हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। अब ये देखिए लिपिड बाय लेयर की ये बहुत अच्छी सी डायग्राम है जिसमें 2 लेयर्स दिखाई हुई हैं। अब ये मोज़ेक पैटर्न कहते हैं इसको, ठीक है। तो जो सेल वॉल होती है वो मोज़ेक पैटर्न में प्रेजेंट होती है। ये मोज़ेक पैटर्न है और यहाँ पे और ख़ास तौर पे यहाँ पे हम मोज़ेक पैटर्न को अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें से कुछ कंपाउंड्स या स्ट्रक्चर्स पास कर सकते हैं और कुछ पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखें, इसके लेफ्ट साइड पे आरबीसीज पड़े हैं, रेड ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं, ये पास नहीं कर सकते। और जो लेफ्ट साइड राइट साइड पे कुछ ग्रीन पार्टिकल्स हैं, कुछ येलो हैं, कुछ पर्पल हैं, तो ये पास कर सकते हैं। फिर है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एट द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि एज ए मीडियम काम करता है फॉर द फंक्शनिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती हैं। तो जिस तरह से एयर एज ए मीडियम काम करती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ साउंड, बिल्कुल वैसे ही साइटोप्लाज्म भी एक मीडियम है।
अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और उसमें डिफरेंट पोर्स होते हैं, हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन पोर्स की वजह से ये मेम्ब्रेन की सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है। इसके इनर साइड पे कुछ जिस तरह सेल का साइटोप्लाज्म होता है बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियोलस और डीएनए। अभी जरा ज़्यादा अच्छी डायग्राम में न्यूक्लियर एनवेलप की देखें। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है। इसके बाद आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में जो नीचे वाली डायग्राम है इसमें देखें, और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेल्स को अपनी प्लेस पे रखते हैं, ठीक है। और माइटोटिक फिगर जो होता है, सॉरी माइटोटिक स्पिंडल जो होता है उसको फॉर्म करता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सेल के आउटर लेयर पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेल की मूवमेंट को हेल्प आउट करते हैं। फिर जो ऊपर वाला डायग्राम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हैं ये सेल को एंकर करते हैं, सेल को सपोर्ट देते हैं। अभी हम जाते हैं थ्योरी की तरफ को, और मैं आपको थ्योरी के सारे पॉइंट्स जो है ना वो बताती हूँ। अच्छा, तो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, द सेल। जो फर्स्ट ब्लू बॉक्स है देखिए, इसमें लिखा हुआ है द सेल इज़ लाइक ए सिटी। इसका मतलब है कि जिस तरह से एक सिटी के अंदर पावर प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एटीपीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। जिस तरह से एक सिटी के अंदर रोड्स होती हैं, डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, बिल्कुल वैसे ही एक सेल के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द सेल एंड इवन आउटसाइड द सेल। इसके अलावा जिस तरह से एक सिटी के अंदर वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक सेल के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि कुछ कंपाउंड्स को, जिनकी वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। और जिस तरह से एक सिटी के अंदर गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी गवर्नमेंट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और वो सेल के तमाम फंक्शंस को रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। अब देखिए यहाँ पे सेल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो मेन बेसिक यूनिट है वो ब्रिक्स होते हैं, सिमिलरली जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का बेसिक यूनिट सेल है। फिर ख्वाह वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों, इवन बैक्टीरिया। और मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि दे आर नॉट सीन विद द नेकेड आई, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें बताया हुआ है कि देयर आर सम सेल्स लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। फॉर एग्जांपल 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे, द एग सेल्स ऑफ द ऑस्ट्रिच, अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी एसिटाबुलेरिया एंड अ यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा। ये 3 एग्जांपल्स हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। इसके अलावा हम सेल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। आगे लिखा हुआ है डिस्पाइट देयर साइज, यानी कि इनका साइज तो छोटा ही होता है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड दे कैरी आउट ऑल एसेंशियल फंक्शंस टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव एंड फंक्शनिंग। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बताया हुआ है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल था वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1665 यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया था कि उसने जो कॉर्क होता है ना उसका एक थिन सा स्लाइस लिया था और उसको एग्जामिन किया था अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसने कहा था कि यहाँ पे टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको उसने सेल्स का नाम दिया था। इसके बाद ये कहते हैं कि जिस तरह से माइक्रोस्कोप्स की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई, उसके साथ साथ बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी डिस्कवर होते गए। इन 1831 एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस को, और फिर कमिंग ईयर्स में बाद में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी के सारे डिस्कवर हुए। फिर इसके बाद ब्लू बॉक्स में बताया हुआ है कि देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अभी आगे शायद यहाँ पे पूरा का पूरा डिफरेंस आए इसका, तो अभी जो है ना आप इसको सिर्फ पढ़ लो, अब इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें सेल वॉल के बारे में लिखा हुआ है
कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, प्रोटिस्ट्स, इन सब में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट एनिमल्स। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल क्या होता है? इट इज़ अ रिजिड नॉन लिविंग वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यानी कि जो इनर लिविंग मैटर होता है प्रोटोप्लाज्म, उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आगे है द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ 3 लेयर्स, द मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अब जो प्राइमरी वॉल होती है वो बिल्कुल जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास होती है। इट इज मेनली composed of cellulose, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और जो सेल्यूलोज होता है, जो सामने डायग्राम बनी हुई है साथ में फिगर नंबर 3.4, इसमें भी देखिए इससे क्रिस क्रॉस फाइबर्स से हैं बने हुए हैं। ठीक है, तो सेल्यूलोज क्रिस क्रॉस फाइबर्स बनाता है और ये स्ट्रक्चर को, प्राइमरी वॉल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर है मिडल लैमेला। अब जो लैमेला होता है, ये जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, यानी कि जो पास पास सेल्स पड़े होते हैं, उनके प्राइमरी वॉल्स को जोड़ के रखता है, यानी कि ऐसे सीमेंट के तौर पे काम करता है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। अब कुछ ऐसे प्लांट सेल्स भी होते हैं जिनकी एक सेकेंडरी वॉल होती है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, एंड इट इज़ मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। अब लास्ट पैराग्राफ में इसने एग्जांपल्स दिए हैं 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, एल्गी की, प्रोकैरियोट्स की और फंजाई की। एल्गी की जो सेल वॉल है इट इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज, प्रोकैरियोट की सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन। अभी ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं। दीज आर द चैनल्स इन द सेल वॉल्स दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। यानी कि जो सेल्स साथ साथ पड़े होते हैं, एडजेसेंट सेल्स होते हैं, उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज के लिए कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। वो जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को पास करती है और कुछ को पास नहीं करती। इसके बाद है द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है इट इज एक्सप्लेन्ड बाय अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जो ये कहता है कि देयर इज अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच द प्रोटीन्स फ्लोट। ठीक है, यानी कि एक समुंदर है लिपिड्स का जिसमें जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं और एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मोज़ेक पैटर्न। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अलग से नहीं पड़े होते, बल्कि वो प्रोटीन्स के साथ और लिपिड्स के साथ मिल के ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। आगे हैं यूकेरियोटिक सेल्स, many organelles, for example mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and lysosomes are also bound by membranes। यानी कि सिर्फ सेल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन होती है एक्सेप्ट राइबोसोम्स। जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है another lipid cholesterol is attached with the inner sides of the lipid bilayer। cholesterol is absent in the membranes of most bacteria। यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो इनर साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये मोस्टली बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। अब हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सराउंड करती है साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज मेड ऑफ वाटर, प्रोटीन, एंजाइम्स, salts and other substances। और जो साइटोप्लाज्म है इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पहला फंक्शन है कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन। यानी कि ये ऑर्गेनेलीज को मूव करने का और फंक्शन करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकेंड है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स थ्रू आउट द सेल। थर्ड इज इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। और फोर्थ क्या है, इट ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट्स ऑफ द सेल।
फिर इसके बाद आगे है जो ब्लू बॉक्स बना है, साइटोसोल इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म that includes molecules and small particles such as ribosomes but not membrane bound organelles। यानी कि जो साइटोप्लाज्म है ये लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, और इसमें जो है ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इवन राइबोसोम्स भी होते हैं, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। न्यूक्लियस। अब जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर हमने कहा था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इन एनिमल सेल्स इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, and in plant cells it is pushed to side due to large central vacuole। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर ये साइड पे पुश हुआ होता है ड्यू टू सेंट्रल वैक्यूल। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। अभी जो न्यूक्लियर एनवेलप है इट इज अ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन विच हैज स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। यानी कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी कुछ कंपाउंड्स को पास करती है और कुछ को पास नहीं करती। आगे है द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्लाज्म। जिस तरह से एक सेल का साइटोप्लाज्म था वैसे ही न्यूक्लियस का न्यूक्लियर प्लाज्म है, ठीक है। इन न्यूक्लियर प्लाज्म देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई एंड हियर द राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। अब न्यूक्लियोलाई वो जगह होती है जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं या जहाँ पे राइबोसोम असेंबल होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर प्लाज्म है इट कंटेन्स फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल नोन एज क्रोमेटिन, और जो क्रोमेटिन होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो क्रोमेटिन दो चीज़ों से बना है, एक डीएनए और एक प्रोटीन्स। अब जब भी सेल डिवाइड होने लगता है ना उस टाइम पे जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाता है और वो एक शेप बनाता है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अभी जो डीएनए होता है ना इट कंटेन्स जीन्स, इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि सेल के तमाम फंक्शंस को रेगुलेट करता है, इनको कंट्रोल करता है। और जो डीएनए होता है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जितने भी इंसान की खसूसियात होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी यानी कि जो कि इनहेरिट होती हैं। अब यहाँ पे ऊपर एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है द न्यूक्लियस सर्व्स एज अ सेल्स कंट्रोल सेंटर। इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली काम क्या करता है कि वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से जिसके थ्रू वो सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब ये देखें लास्ट लाइन लिखी हुई है द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये तो मैंने पहले बता दिया था। द क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम था यूकैरियोटिक सेल्स का उनमें डीएनए भी थे और प्रोटीन्स भी थे, लेकिन इसमें सिर्फ डीएनए है एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं इनके पास। Cytoskeleton is a network of thin tubes and filaments present throughout the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, फिलामेंट्स का, जिसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अब ये 3 पार्ट्स का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं दीज आर हॉलो ट्यूब्स विच आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। अब इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि दे होल्ड द ऑर्गेनेल्स इन प्लेस, सेकंड इट मेंटेन्स द सेल्स शेप, and third act as tracks for organelles. Fourth, it makes mitotic spindle, and fifth, it makes cilia and flagella. ठीक है, तो पहले इसने क्या किया, इसने ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पे रखा, इसने सेल की शेप मेंटेन की, इसने ऑर्गेनेल्स को मूव करने के लिए ट्रैक प्रोवाइड किया, इसने माइटोटिक स्पिंडल, सीला, फ्लैजेला बनाया। माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ज़्यादा पतले होते हैं। एंड these are made of proteins called actin, और जो प्रोटीन होती है ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करती होती है। एंड इट हेल्प्स इन द सेल मूवमेंट। अब यहाँ पे सेल मूवमेंट की 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक तो क्रॉनिक ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स। जब भी जहाँ पे किसी बॉडी पार्ट पे इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स ब्लड स्ट्रीम से क्रॉल करके जाते हैं इनटू द इन्फेक्टेड एरिया, ठीक है। एक तो ये वाला फंक्शन हो गया माइक्रोफिलामेंट्स का, और दूसरा ये कि जितने भी मसल सेल्स हैं, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन में भी माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प आउट करते हैं
फॉर द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। इसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स डिफरेंट प्रोटीन से बनी होती हैं, मेनली केराटिन एंड विमेंटिन। और ये जो है ना सेल के अंदर न्यूक्लियस को और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंकर प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये सेल टू सेल जंक्शंस भी बनाता है।